अगर क्षेत्र में काम करें, इसमें भी हम उनको पूरा मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे, जितनी सहायता हो सकेगी। तो हमारे बच्चे और बच्चियां वो उस क्षेत्र में जाएं। लेकिन अगर सारे तो जा नहीं सकते, ना सभी राजनेता बन सकते, ना सभी लोग सर्विस में जा सकते। तो जो रोजगार करना है, रोजगार के अंदर भी अपनी रुचि के अनुसार करते हैं। लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पर मिट्टी का काम करना भी अपने आप में गौरव का सब्जेक्ट बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। गंगानगर के अंदर जब 2000 विधानसभा के 2008 के चुनाव में गंगानगर से अपनी सामाजिक प्रजापति बिरादरी की बहुलता के आधार पर हमारे समाज के लोगों ने यह तय किया कि यहाँ से दावेदारी करनी चाहिए। तब पूरे समाज की ओर से मुझे ये आग्रह किया। मैं व्यापार में था, यहाँ जयपुर में एक क्रेशर बिजनेस था, उससे मुझे कहा, मैंने कहा देखो आप साथ दो तो मैं आगे आता हूँ। तो समाज ने तब से लेकर आज तक साथ दिया है और उन्होंने आगे बढ़ाया। और मैं लगातार, मैंने उसमें 2008 के अंदर टिकट की दावेदारी की और बीजेपी के अंदर मैं 2011 से लगातार पदाधिकारी रहा हूँ। और अभी भी मैं जिला उपाध्यक्ष के पद पर ही था जब ये सरकार ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। ये पार्टी का और हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी का, सीपी जोशी जी का और मुख्यमंत्री भजन लाल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने मुझे एक कार्यकर्ता को डायरेक्ट ये जिम्मेदारी देकर आम अपने जनता की सेवा करने का मौका दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। मैं हूं दिनेश कुमावत और इस वक्त हमारे साथ प्रहलाद टाक है, जो इस वक्त माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। इनके जीवन के बारे में और यहाँ तक का सफ़र कुछ इस तरह से हम चर्चा शुरू करेंगे। प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। मेरा भी आपके इस चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं दर्शकों का और यहाँ के सभी आम आवाम का, जनता को मेरा आपके ओर से नमस्कार, सभी को शुभकामनाएं। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आपने जो हमारे लिए 10-15 मिनट निकाले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, आपकी जो प्राथमिक एजुकेशन जो है, पढ़ाई कहाँ से हुई? मेरी कंप्लीट प्राथमिक भी और मिडिल भी और सभी एजुकेशन गंगानगर में ही हुई। मैंने गंगानगर के अंदर ही अपनी सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी हुआ करती थी उस समय, वो किया। और उसके बाद में मैंने अपना एसडी कॉलेज है हमारे, उससे मैंने कॉमर्स के अंदर ग्रेजुएशन की और वहीं से फिर उसके बाद में मैंने एमकॉम की। पहले बीकॉम किया, फिर एमकॉम किया। और उसके बाद में मैंने सन 1991 में वापस 4-5-6 साल का गैप रह गया बीच में। उसके बाद में मैंने दोबारा एडमिशन लिया और एलएलबी की। मैंने 2 साल प्रैक्टिस भी की गंगानगर में, एडवोकेट। तो ये सर, राजनीतिक जीवन की शुरुआत आपके जीवन में कब से स्टार्ट हुई? स्टूडेंट लाइफ से या फिर इसके बाद में कोई पड़ाव ऐसा आया कि आप राजनीति में कदम रख लिया आपने? ऐसा है कि ये मेरे पिताजी ने मेरे को मार्गदर्शन दिया कि हम पिछड़ी जाति के अंदर आते हैं और हमारे इस समाज के अंदर जो कमज़ोरी है वो ये है कि रोटी तो सभी कमा के खा सकते हैं, लेकिन कोई किसी की बात सुनने की या मदद करने के लिए कुछ आपके पास में कुछ होना चाहिए। उसके लिए राजनीति ही एक मंच है, क्योंकि उस टाइम तक सर्विस लगने वाली बात या तो 2 बातें हैं, या तो राजनीति में आए या आप या आप प्रशासन में हिस्सेदारी हो आपकी। और प्रशासन में हिस्सेदारी वाली बात तो निकल चुकी थी, तो फिर राजनीति का सब्जेक्ट ये चुना कि मैं किसी तरीके से, इस तरीके से परमात्मा मेरे को सक्षमता दे कि मैं अपने लोगों के काम आ सकूँ। और इसी के तहत फिर मेरा इंटरेस्ट था, बीजेपी से जुड़े हुए थे पिताजी भी, पहले से जनता पार्टी से, जनसंघ से जुड़े हुए थे और उसी में लाइन में मैं भी आरएसएस और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में मैं जुड़ गया। मैंने काम करना शुरू कर दिया। पहला ऐसा कौन सा पड़ाव या पद था या वो सीढ़ी थी जिस सीढ़ी को आपने चढ़ा या पार किया, उसके बाद आज इतनी बड़ी हो? गंगानगर के अंदर जब 2000 विधानसभा के 2008 के चुनाव में गंगानगर से अपनी सामाजिक प्रजापति बिरादरी की बहुलता के आधार पर
हमारे समाज के लोगों ने ये तय किया कि यहाँ से दावेदारी करनी चाहिए, तब पूरे समाज की ओर से मुझे ये आग्रह किया। मैं व्यापार में था, यहाँ जयपुर में एक रेस्टोरेंट बिजनेस था, उससे मुझे कहा, मैंने कहा देखो आप साथ दो तो मैं आगे आता हूँ। तो समाज ने तब से लेकर आज तक साथ दिया है और उन्होंने आगे बढ़ाया और मैं लगातार, मैंने उसमें 2008 के अंदर टिकट की दावेदारी की और बीजेपी के अंदर मैं 2011 से लगातार पदाधिकारी रहा हूँ और अभी भी मैं जिला उपाध्यक्ष के पद पर ही था जब ये सरकार ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। ये पार्टी का और हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी का, सीपी जोशी जी का और मुख्यमंत्री भजन लाल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने मुझे एक कार्यकर्ता को डायरेक्ट ये जिम्मेदारी देकर आम अपने जनता की सेवा करने का मौका दिया। सर, आप इस वक्त माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो प्रजापति समाज हमेशा माटी से बर्तन और ये सब बनाकर अपना व्यापार, अपना जीवन चलाता आया है। इस समय में अगर हम देखें तो 21वीं सदी में जो गांव में रहते हैं, जो ऐसे इलाके हैं जो पिछड़े इलाके कह सकते हैं, गांव हैं, जहां अब ये धीरे धीरे ये व्यवसाय है बंद हो चुका, क्योंकि माटी के बर्तन जो है शुद्ध होते थे, उसमें खाना पकाकर सब लोग खाते थे, भले ही वो राजा हो, महाराजा हो, प्रजा हो, सभी। पर आज के समय में इसकी जगह जो है स्टील ने ले ली है या अन्य ऐसे जो बर्तन है कॉपर के हैं या वो बाज़ार में आ चुके हैं, जिससे कि ये जो है मिट्टी के बर्तन इतने कम हो चुके हैं, मार्केट में मिलते भी नहीं है। तो आप इस इतनी बड़ी पोस्ट पर हो, तो कैसे आपके मन में विचार नहीं आया कि कोई ऐसे ही शुरू किया जाए जिससे कि वापस से कुछ लोगों को वापस अपना रोज़गार मिल सके? ऐसा है दिनेश जी कि मैं आपके सामने एक बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि इस बोर्ड का नाम माटी कला बोर्ड है, सिरियादे माटी कला बोर्ड, तो इसके अंदर अपने शब्दों में भी एक अर्थ छुपा हुआ है। माटी का काम करने वाले हमारे लोग जो बर्तन बनाते हैं, मटका बनाते हैं, वो भी एक कला है, वो भी एक कला है। कोई आम सामान्य आदमी कोई मटका नहीं बना सकता, जिसने सीखा हुआ होगा वही है, अदरवाइज तो दूसरा कोई भी आदमी, सामान्य आदमी तो चाक से दीपक भी उतार नहीं सकता। तो ये अपने आप में एक कला है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो इनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कुछ काम किए जाने हैं, जैसे खाली पानी पीने के मटके को या आमतौर पर मानते हैं ये माटी कला है, ऐसा नहीं है। आज की आधुनिक युग के अंदर बहुत सा इसका जो अपनी किचन वेयर बनने लगे हैं, हांडियाँ हैं और इसके पानी पीने के लिए बोटल्स आने लगी हैं। तो इस तरीके की जो बातें हैं उनके लिए मार्केट और उनकी तरफ प्रोत्साहन, और प्लस मार्केट में कैसे एक तो बेचना और एक खरीदार भी तो चाहिए। मैं आपके सामने ये रखना चाह रहा हूँ कि एक ज़माना था तब मिट्टी की हांडी फूटती थी या मिट्टी का घड़ा फूटता था, तो उसकी जगह पर लोग बाग, उस एक समय आया, दौर आया था जिसमें लोगों ने पीतल के बर्तन या कांसे के बर्तन, और उसके बाद में धीरे धीरे करते स्टील आ गया, स्टील ने उसको रिप्लेस कर दिया, तब ये प्रभावित हुआ और तब से लेके ये आज तक प्रभावित होता आ रहा है। और अब तो प्लास्टिक चलने लग गया। लेकिन जब प्लास्टिक के उपयोग पर आ गए, प्लास्टिक से जब कैंसर होने लगी लोगों को, तब वापस इस पर रिसर्च हुई, और रिसर्च हुई तो ये बात सामने आई कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना कैंसर से 100% बचाव का साधन है। तो आज जो बाद में इलाज के ऊपर पैसे लगाते हैं, उसके अंदर अगर मिट्टी के बर्तन फूट भी जाते हैं, लोगों को ये हमें आगे बताना है कि अगर मिट्टी के बर्तन फूट जाते हैं तो बदल लो, वो इतना महंगा सौदा नहीं है कि जिसमें हम स्वास्थ्य के साथ में समझौता करें उसके खाली बर्तन की कीमत पर। ये हमारा संदेश मैं लेके जाऊंगा जो लोगों के बीच में, और ये बात रहेगी ताकि उनके व्यापार को भी मिले और पूरे प्रदेश के, देश के लोगों को अच्छा खाना, स्वास्थ्यवर्धक खाना, पौष्टिकता के अंदर 40% वृद्धि हो जाती है स्टील में और इसमें बने हुए में। और तो और जो हम चाय पीते हैं प्लास्टिक वाले कपों में, उनके अंदर तो डायरेक्टली कैंसर के गुण आ जाते हैं प्लास्टिक वाले कपों के अंदर। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि मिट्टी के कुल्हड़ में महंगा हो कोई बात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए, बाकी जब हम इतना हाइजीनिक, आदमी भोजन के लिए हाइजीनिक ढाबे पर खाना ना खा के, एक वर्ग है जो कि अच्छे होटलों में जाता है क्योंकि वहाँ पर शुद्धता मिलेगी, वहाँ खाने की पौष्टिकता मिलेगी, तो वो अपना
इस उस कीमत से तो बर्तन आ जाते हैं सारे के सारे घर के, और तो उसके अंदर घर बना के भी खाया जा सकता है। तो ये बातें हमें आगे रखनी है कि ये स्वास्थ्य के लिए अति जरूरी है कि मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाए। एक तो बात ये आ गई। अब रही बात माटी कला। मैं ये कह रहा हूँ कि माटी कला एक ऐसी कला है जिसको हर कोई, जिस तरीके से चित्रकला है, नृत्य कला है, वाद्य कला है, उसी तरीके से माटी भी एक कला है। आप उसके अंदर मूर्ति बना सकते हो, आप घड़ा बना सकते हो, आप दिया बना सकते हो, आप दीवार पर लगाने वाली कोई चित्रकारी कर सकते हो। इस तरीके की कई रचनाएं हैं। मैंने अभी इसके आबू रोड के पास में श्यावा गांव है, वहाँ हम गए तो वहाँ एक आदिवासी महिला है टीपू देवी, वो मुखोटे बनाती है हूबहू, जैसे बोलेंगे ये ऐसे जीवंत। तो जो कि भारत की 10 सशक्त महिलाओं में प्रधानमंत्री की लिस्ट में वो आई है, तो उस माटी कला की वजह से आई ना। वो कला है, खाली वो ही नहीं है, कलात्मक गुण। और उसके बाद में आप अपने मोले लगाव है राजसमंद के पास में, नाथद्वारा से कोई 12-13 किलोमीटर दूरी पर, वहाँ पर दीवारों पर लगने वाले टेराकोटा क्राफ्ट है जो है उसकी उन्होंने कर रखा है। तो इस तरीके की जो बातें हैं उनके आधार पर। और इधर अपना रामगढ़ के अंदर हमारे वो एक बंधु हैं, उनका खूब अच्छा, बहुत अच्छी कलाकारी के तो ये काम है जो कि इसकी कला को उभारने वाले हैं। मेरा आगे का प्लान ये रहेगा, स्कूल कॉलेजों में भी मिट्टी के हैं, मिट्टी की बात है तो मिट्टी का उनके वहाँ पर कला सिखाई जा सके, चित्रकला की तरह से एक सब्जेक्ट भी लगाया जा सकता है मट्टी का। और उसके अंदर मिट्टी की उन्होंने हाथी बनाया, घोड़ा बनाया, बच्चों को सिखाया। उस मिट्टी खराब हो गई, पानी डालो तो दोबारा गोंद के दोबारा वैसे बना लो, ना तो उसका कोई पैसा लगता ना कोई और कोई बात, आराम से उसको काम में लिया जा सकता है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिसके अंदर से इसका प्रचार और प्रसार करेंगे राजस्थान में। सर, आज के समय में युवा, जो अगर हम कहें जो नई पीढ़ी है मेरी तरह युवा, वो अपने पैतृक, जैसे मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मेरे ननियाल में माटी बनाने के लिए, माटी से मटकी है, ऐसे अनेक बर्तन बनाने के लिए वो था घुमाने के लिए, पर परिवार में उस चीज़ को छोड़कर उससे डाइवर्ट हो गई किसी और बिजनेस में, लोहे के या लकड़ी के या फिर दर्जी के ही, या अलग अलग ऐसे जो बिजनेस हैं, पढ़ा एजुकेशन को छोड़कर ये बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस छोड़कर। तो आज के युवाओं को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे कि जैसे युवा जो अपना बिजनेस छोड़ रहे हैं? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो खूब पढ़ें लिखें और अपने आप को सक्षम बनाएं। सक्षम मीन्स वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में आ गए हैं, चाहे वो प्रशासनिक रूप से अधिकारी बनने के अंदर क्षेत्र में काम करें, इसमें भी हम उनको पूरा मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे, जितनी सहायता हो सकेगी। तो हमारे बच्चे और बच्चियां वो उस क्षेत्र में जाएं। लेकिन अगर सारे तो जा नहीं सकते, ना सभी राजनेता बन सकते, ना सभी लोग सर्विस में जा सकते, तो जो रोजगार करना है, रोजगार के अंदर भी अपनी रुचि के अनुसार करते हैं। लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पर मिट्टी का काम करना भी अपने आप में गौरव का सब्जेक्ट बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। आपके जीवन में, विद्यार्थी जीवन में ऐसी कोई घटना है जो अभी तक आपको याद है कि ऐसा कुछ हुआ था, ये जो घटना है वो अभी तक आपको याद है, या वो ऐसी स्टोरी बन चुकी है आपके जीवन में जो आप हमें बताना चाहेंगे? ऐसा है कि विद्यार्थी जीवन से लेके आज तक मैंने एक ही बात थी जो मैं आपके सामने, सभी के सामने रखना चाहूँगा कि मुझे जो ज्ञान मिला वो मैं शेयर करना चाहूँगा। घटना नहीं है, जब आपने पूछा है तो, कि आज तक आप जब भी कोई आदमी व्यक्ति पढ़ता है तो उसको 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। सामाजिक ज्ञान भी है, हिंदी भी है, मैथ भी है, साइंस भी है, ज्योग्राफी भी है, इसी प्रकार से। तो मेरा प्रश्न रहता है सामने भी, किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल हो गए आप तो आपको आगे की क्लास तो नहीं आएगी, आप पास तो नहीं माने जाओगे। तो ये एक घटना है जो मुझे हमारे नज़दीक में लगने वाले मौसा जी ने बताई थी कि बेटा खाली किसी सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर लाना ही पर्याप्त नहीं होता है। उसी तरीके से जीवन में किसी एक क्षेत्र में पर्याप्तता नहीं है। मान लो मैं राजनीतिक क्षेत्र में यहाँ तक पहुँच गया तो मैं सामाजिक ज्ञान भूल जाऊँ, अपने समाज के लोगों को भूल जाऊँ, काम को भूल जाऊँ, मित्रों दोस्तों को भूल जाऊँ, या देश के बारे में जानकारी नहीं रखें। मतलब हर क्षेत्र में एक बैलेंस बना के चलना ही जीवन की असली सफलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका
कीमती समय निकाल कर हमें दिया और आपके बारे में हमने भी बहुत कुछ जाना और बहुत सीखा भी।